हेलो स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आइए आज हम पद्य भाग में आरोह भाग 2 के पद्य भाग में कवि रघुवीर सहाय द्वारा रचित कैमरे में बंद अपाहिज नामक काव्य को पढ़ने जा रहे हैं। कवि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इतनी साहित्यिक जीवन परिचय ये मैं आपको पीडीएफ में भेज रहा हूँ। यानी सन 1929 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के लखनऊ नामक शहर में इनका जन्म हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं थी अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ में आरंभिक कविताएं, महत्वपूर्ण काव्य संकलन इनके जो थे वह सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से भी इन्होंने पत्रकारिता की। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उनके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स का इन्होंने संपादन किया और दिनमान से भी ये संपादक मंडल में संबंधित रहे। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया और दिल्ली में रहते हुए सन 1990 में इनका देहावसान हो गया। ये एक प्रमुख बहुत अच्छे पत्रकार भी थे कवि के साथ साथ, और इन्होंने नेहरू जी के ज़माने में नेहरू जी का रीति नीतियों, नेहरू जी की देश हित में जो नीतियाँ थी वे अच्छी नहीं थी, ऐसा इन्होंने माना और खुले में इन्होंने उनका विरोध किया। और जब नेहरू जी का इन्होंने विरोध किया तो यानी सरकार का इन्होंने विरोध किया तो इनको इनकी रचनाओं को रोक दिया गया। जैसे अंग्रेजों के ज़माने में हुआ करता था, मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम था धनपत राय। धनपत राय के नाम से जब उन पर रोक लगा दी तो उन्होंने नवाब राय के नाम से लिखना प्रारंभ कर दिया, और जब नवाब राय को नज़रबंद कर दिया तो इन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना प्रारंभ कर दिया और सरकार का भंडा फोड़ दिया। तब ये प्रसिद्ध हुए और आज प्रेमचंद के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसे ही रोक नेहरू जी ने रघुवीर सहाय की रचनाओं पर लगाई और इन्हें नज़रबंद कर दिया। तब इन्होंने लिखा कि कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। मैं कायर नहीं हूँ, अगर मैंने कुछ बोल दिया या मैंने कुछ लिख दिया तो ऐसी क्रांति आएगी, ऐसा बवंडर मचेगा। भले ही मेरे बोलने से सरकार का जादू टूटे या न टूटे, किंतु मेरे अंदर उत्पन्न होने वाला एक कायरता की भावना अवश्य टूट जाएगी और मैं निडर होकर स्वच्छंदता से सरकार का विरोध करता हुआ उनकी नीति और नीतियों को उजागर कर दूंगा। तब नेहरू जी ने इनसे क्षमा याचना की और इन्हें माफ़ कर दिया गया, सजा इनकी जो नजरबंद थे हटा दिया गया। तो ऐसे थे कवि कवि रघुवीर सहाय। तो आइए हम इनकी जो रचना है, संवेदनशील रचना है कैमरे में बंद अपाहिज। देखो मैं बता देता हूं, कैमरे में बंद अपाहिज जैसा कि नाम से ही ऐसा है कि ये विकलांग बच्चों के लिए, विकलांग व्यक्तियों के लिए आहत की भावना को प्रकट कर रहे हैं कि उनकी विकलांगता का फायदा उठाकर टेलीविज़न दूरदर्शन वाले क्या करते हैं, अपना चैनल चलाते हैं, उन्हें लाते हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं करते, उनसे ऊल जलूल प्रश्न पूछते हैं, और जिससे कि दर्शकों को रुलाना उनका उद्देश्य होता है कि उनकी दयनीय स्थिति को देखकर दर्शक रोने लग जाएं तो उनका कार्य सफल हो जाए। जब टेलीविज़न पर कोई कार्यक्रम देख करके दर्शक अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं या रोते हैं, हंसते हैं, आनंदित होते हैं, दुखी हो जाते हैं, ऐसी भावनाएं प्रकट करते हैं, तो वह चैनल सक्सेस हो जाता है और वह कार्यक्रम सफल होता है। तो वो दूरदर्शन पर, टेलीविज़न पर दिखाने के लिए एक अपाहिज व्यक्ति को दूरदर्शन के स्टूडियो में लाया जाता है
और उससे किस प्रकार फूहड़पन से उससे प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा बार बार पूछने से वह रोने लगेगा और वह दुखी हो जाएगा और उसको देखकर दर्शक भी रोने लगेंगे और दुखी हो जाएंगे। बस यही तो दूरदर्शन संचालक चाहते हैं, लेकिन उनका कार्य सफल नहीं हो पाता है। आमिर खान DD1 पर उत्सव पर एक चैनल पर एक अपना कार्यक्रम दिखाया करते थे, वह भी ऐसा ही था। परिस्थितियों को सब दुनिया के सामने उजागर करते थे। गृहस्थ जीवन में क्या हो रहा है, पति पत्नी के बीच में क्या गड़बड़ चल रहा है, कैसे तलाक हुआ, कैसे लड़ाई झगड़ा हुआ, इस सब को उजागर करते हैं। तो कोई ना कोई तो एक व्यक्ति की संवेदना में रहेगा शरीक। कोई पत्नी को सही मानते हैं, कोई पति को सही मानते हैं, बस कोई उसको गाली देते हैं, दर्शक लोग उसको उल्हाना देते हैं और उसका कार्यक्रम सफल हो जाता है। और वहाँ टेलीविज़न पर लाने जाने वाली पति या पत्नी दोनों रोने लग जाते हैं, तो वो भी सफल हो जाता है कार्यक्रम, है ना। लेकिन क्या कभी उनमें समझौता हुआ? क्या उस विकलांग को जिसको दिखवाया उन्होंने, आमिर खान ने, क्या उसकी कोई हेल्प की? क्या सरकार से उसकी रिकमेंडेशन की? ये सब अपना पैसा कमाने का एक तरीका है, धंधा है। तो इसी बात को रघुवीर साय ने बड़े बखूबी ढंग से आपके सामने प्रस्तुत किया है। देखिए, बहुत ही कविता के संवेदनशील नागर चेहरा है ये कवि, यानी बहुत सुंदर कविता लिखने वाले, संवेदनाओं को प्रकट करने वाले बहुत सुंदर अच्छे कवि हैं। बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और भयंकरता को भी उन्होंने देखा है। रघुवीर साय की कविताओं की दूसरी विशेषता यह है कि छोटे या लघु की महत्ता को स्वीकार करो। छोटे और लघु, छोटे लोग, अभावग्रस्त लोग, वंचित लोग भी, उनका भी महत्व है संसार में, उसको स्वीकार करना चाहिए। वे महज बड़े कहे जाने वाले विषयों को, समस्याओं पर दृष्टि नहीं डालते। जो बड़े बड़े लोगों की समस्याएं या बड़ी कहे जाने वाले विषय वस्तुओं पर प्रकाश नहीं डालते, बल्कि उनकी समाज में हाशिए पर रखा जाता है। उन्हें अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाते हैं। जो समाज में जिनको नकारात्मक माना जाता है, एक तरफ सरका दिया जाता है, खिसका दिया जाता है, अवहेलना उपेक्षा की दृष्टि से उनको देखा जाता है, ऐसे लोगों को भी ये आगे लाए हैं और अपनी रचनाओं में उनका विषय बनाया है। रघुवीर जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा है। रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। अत्यंत साधारण और अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर साय की कविताओं में मिलती है, उनका प्रतिनिधि उदाहरण है यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज। यह कविता जो लोग भूल गए नामक संग्रह से ली गई है। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन पर कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, कि कैसा होना चाहिए, उसको रोना चाहिए, उसके आंसू आने चाहिए, ये अपेक्षा की जाती है उससे। उसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है कि दृश्य संचार माध्यम आजकल किस तरीके के लोगों को मजाक बना करके रख देते हैं और उनकी संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। अगर मैं आपकी पीड़ा को दूसरों के सामने पहुंचा रहा हूं, तो क्या मैं आपके प्रति संवेदनशील हूं? क्या मैं आपका कुछ लाभ कर रहा हूं? क्या आपकी संवेदनाओं के साथ मैंने अच्छा किया है कि आपकी संवेदनाओं को दूर करने के लिए मैंने कुछ उपाय किए हैं? क्या सरकार के सामने मैंने रिकमेंडेशन किया आपकी समस्या का समाधान करने के लिए? तो ये होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा के पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं, तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। आपका कारोबार है। और रघुवीर साय की यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती जरूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि इसे सिर्फ टेलीविजन माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। दुखी, दरिद्री, अपाहिज, विकलांग व्यक्ति की नाजायज फायदा उठाकर उसे क्या करता है, आजीविका का साधन बनाना चाहता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। देखो, मैं बताऊं आपको,
आप गंगापुर सिटी में, जो पहले ICICI बैंक था, यानी राजस्थान बैंक था, उसके सामने एक विकलांग बैठता है संजय मेडिकल स्टोर से पहले। वह विकलांग पैर से बिल्कुल दुबला पतला, और बिल्कुल मुझे समझो नहीं के बराबर पैर है उसके, घिसट घिसट के चलता है, बोलता नहीं है, हकलाता है। उसका भाई पहले बहुत गरीब था, लेकिन अब आम का ठेला लगाता है, फ्रूट्स का ठेला लगाता है और पैसे वाला बन गया। वो कह रहा है कि मैंने दुकान भी ले ली है, मंडी में काम चल रहा है, और अगले साल उस दुकान में फल फ्रूट्स की दुकान खोली जाएगी। यानी वह गरीब से इतना अमीर हो गया, और वो विकलांग व्यक्ति आज भी भाई की स्थिति में है। तो देखिए उस विकलांग का नाजायज क्या फ़ायदा उठाया उसने। मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ, उसके भाई को। क्या फ़ायदा उठाया कि उसको ला कर के वह वहाँ बिठा जाता है, और दिन भर में वह 500 से 800 रुपये कमा लेता है रोजाना। उसको अच्छे कपड़े भी नहीं देता। क्यों? अगर उसको अच्छे कपड़े दे देंगे तो कौन उसको पैसा देगा? और धूप में बैठा रहता है, और वह बेचारा पैसा ले करके, और उसका शाम को उसका भाई आता है, पैसा समेट करके उसे ले जाता है, ठेले पे बिठा करके चले जाता है। मतलब उसके पैसे से उसने प्रगति कर ली, उसके भाई ने। लेकिन उस गरीब बेचारे व्यक्ति की, विकलांग व्यक्ति की स्थिति आज वही की वही है, मांग करके ही खा रहा है। उसको रोटी तब देता होगा जब उसको पैसे रोजाना की भांति पैसे कलेक्शन करके और निश्चित पैसे उसको मिल जाते होंगे, तब शायद उसको भी रोटी देता होगा। कपड़े भी ऐसे देता होगा, लोग उसको कपड़े दे जाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े दे जाते हैं, उसको पैसे देते हैं खूब। ये कंडीशन है। तो ये उसका मजाक तो हुआ ना, उस विकलांग की नाजायज फायदा उठाया ना उसकी विकलांगता का उसने, उसके भाई ने। तो भगवान ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करता है, ध्यान से सुन लेना, है ना। तो ये बात इस कविता के माध्यम से उजागर करी है कवि ने। तो देखिए, हम दूरदर्शन पर अब इस कविता को पढ़ने से पहले हम इसका सिर्फ सौंदर्य लिखते हैं। तो देखिए, सिर्फ सौंदर्य में काव्य भाषा, प्रस्तुत काव्यांश में सरल, सरस, मधुर, तत्सम, तद्भव, शब्दावली से युक्त, मुहावरेदार, एवं सामासिक पदावली से संपन्न, सामासिक पदावली से संपन्न, सहज, खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। क्या काव्य भाषा क्या बोल रही है? काव्य भाषा कहती है कि प्रस्तुत काव्यांश में सरल, सरस, मधुर, तत्सम, तद्भव, शब्दावली से युक्त, मुहावरेदार एवं सामासिक पदावली से संपन्न, सहज, खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है। इसके बाद
दूसरा बिंदु आता है काव्य शैली। प्रस्तुत काव्यांश में प्रतीकात्मक, लाक्षणिक, संवेदनात्मक, प्रस्तुत काव्यांश में प्रतीकात्मक, लाक्षणिक, संवेदनात्मक, व्यंजनात्मक, संवादात्मक काव्य शैली का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट 3, काल या युग। काल युग में देखिए प्रस्तुत काव्यांश में प्रगतिशील, युग की प्रयोगवादी, काव्य रचना का अद्भुत प्रयोग समाहित है। तो प्रस्तुत काव्यांश में प्रगतिशील युग की प्रयोगवादी काव्यधारा की रचना का अद्भुत प्रयोग समाहित है। और नेक्स्ट बिंदु है काव्य रस। उपर्युक्त कवितांश में करुण रस एवं शांत रस का
सौष्ठव प्रयोग समाहित है। पॉइंट नंबर 5 आता है काव्य भाव। उपर्युक्त कवितांश में करुणा, जिसको दया भी कहते हैं, एवं निर्वेद आदि स्थायी भाव समाहित हैं। और पॉइंट नंबर 6 है काव्य गुण। काव्य गुण के अंतर्गत देखिए आप, ऊपर लिखता हूं काव्य गुण। उपर्युक्त काव्य में प्रसाद काव्य गुण का प्रयोग निहित है। और पॉइंट नंबर 7 है काव्य छंद। उक्त कविता में छंद मुक्त काव्य रचना का प्रयोग है। अर्थात यहां मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। पॉइंट नंबर 8वां है काव्य अलंकार।
उक्त कविता में अनुप्रास, रूपक, उपमा, पुनरुक्ति, प्रकाश, पुनरुक्ति, प्रकाश आदि अलंकारों का प्रयोग सौष्ठवता से किया गया है। पॉइंट नंबर 9 है शब्द शक्ति। उक्त कविता में लक्षणा एवं व्यंजना शब्द शक्तियों का अद्भुत प्रयोग किया गया है। और पॉइंट नंबर 10 है आपका काव्य बिंब। प्रस्तुत पद्य में विराट, स्थिर, गतिशील, स्पर्श, श्रव्य, दृश्य आदि चाक्षुष बिंबों का प्रयोग चित्रित किया है। ये था कैमरे में बंद अपाहिज नामक काव्य का शिल्प सौंदर्य। कैमरे में बंद अपाहिज नामक काव्य का ये शिल्प सौंदर्य था। इसी के साथ में हमारा अब कविता का जो भावार्थ है यानी सौंदर्य वो संबंधी प्रश्न अब आते हैं, जो अगले वीडियो में हम आपको सह प्रसंग व्याख्या या भाव सौंदर्य स्पष्ट करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।